प्रोटीन पाउडर्स हम लेते हैं, तो आर दे गुड फॉर स्किन एंड फॉर हेल्थ? Whey protein is not actually एक चीज जरूर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले मॉइस्चराइजर लगाऊं या पहले सनस्क्रीन लगाऊं या पहले सीरम लगाऊं या पहले फेस वॉश करूं, तो व्हाट शुड बी द सीक्वेंस? serums आप सबसे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद आप लगाएंगे। डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी हो चुका है, देन व्हाट द प्रोसीजर, हाउ टू गेट दैट क्लियर? विटामिन डी टैबलेट्स लेना शुरू कर दीजिए। How beneficial or not beneficial is this sugar for our body or majorly for our skin? वो प्रोटीन्स पे मिलके मैच करती है, जिसकी वजह से हो सकती है। How do I build a skin care routine? मतलब कोई कहता है सुबह उठ के 2 गिलास पानी पी लो, कोई कहता है एलोवेरा छील के लगा लो, बट what should be the routine? सर बेसिकली आपको अपना स्किन टाइप जानना जरूरी है। बाद आप खुद देखो कि अगर आपका स्किन टच करने पे नॉर्मल फील हो रहा है, देन यू हैव नॉर्मल स्किन। अगर आपको टच करने पे इट्स ड्राई स्किन। हेलो एवरीवन। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारी स्किन या हमारी बॉडी और दूसरा हमारे साथ हमारी सोल। हम अपनी सोल को प्योरीफाई करते हैं वाया मेडिटेशन, अच्छे कामों की तरह। हम अपनी बॉडी का भी ख्याल रखते हैं वाया एक्सरसाइज, ईटिंग गुड फूड, हेल्दी फूड। लेकिन हम अपनी स्किन को भूल जाते हैं। जब आप पैदा होते हो, आपने देखा है छोटे बच्चों की स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी प्यारी होती है। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होते होते हमारे जितने हो जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारी स्किन का टेक्सचर खराब होने लगता है, हमारा कलर खराब होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आप भी चीज को लेके बारे में कभी सोचते हो क्या? तो आज की इस पॉडकास्ट को डिटेल में सुनना, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करेंगे स्किन से रिलेटेड हर चीज के बारे में। कैसे अपनी स्किन को परफेक्ट रखें, कैसे एज के साथ स्किन बदलती है और भी बहुत सारी स्किन से रिलेटेड चीजें। क्योंकि हमारे साथ हैं आज बहुत ही फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट शिवांगी सिंह मैम की। क्लिनिक है स्किनबर्ग, जहाँ पे आप पेशेंट्स की लाइन देख सकते हैं, जो स्किन और डर्मेटोलॉजिस्ट रिलेटेड चीज़ों के लिए आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैम को यहाँ बुलाया जाए और डिटेल में बात की जाए वो सारे क्वेश्चंस के बारे में जो लोग अक्सर यूट्यूब पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और इधर-उधर आंसर्स ढूँढने की कोशिश करते हैं वेरियस रील्स के थ्रू, पर उनको सही आंसर नहीं मिलता। तो आज वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं और हम मैम से डिटेल में उन हर सवालों का जवाब लेंगे। सो मैम, वेलकम टू आवर शो। मैंने जैसे बताया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली सब लोग सर्च करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उन क्वेश्चंस का आपसे सटीक जवाब ले सकूँ, ताकि लोग अननेसेसरी इन्फ्लुएंसर्स को देख के या इधर-उधर देख के कन्फ्यूजन में ना पड़े। मोस्टली लोग गूगल ज़्यादा सर्च करते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये सही है या वो सही है। सो मैम, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन टू यू कि हाउ यू बिकेम अ डर्मेटोलॉजिस्ट? मतलब एक होता है ना ऐसे कि आई एम एन इंजीनियर, तो भाई बचपन से ना चीज़ें तोड़ने बनाने का शौक था, तो लगता था इंजीनियर बन जाएँगे। तो ऐसे ही डर्मेटोलॉजिस्ट क्या बचपन से रहता है कि हाँ, स्किन का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ? कुछ तो ब्लेसिंग्स हैं गॉड की कि स्किन हमेशा अच्छी रही है मेरी। जेनेटिकली भी बहुत अच्छी स्किन मिली। और उसके बाद में मैंने ये देखा कि जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी आफ्टर माय एमबीबीएस, तो जनरली हमें गायनी की तरफ ज़्यादा इंस्पायर किया जाता है कि बीइंग यू बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल। तो पेशेंट्स मेरे पास गायनी के नहीं आते थे, दे यूज्ड टू थिंक आई एम टू फ्रेजाइल फॉर दैट। सो वो मेरे पास बेसिकली एक्ने, हेयर फॉल के लिए ही आते थे। तो मुझे इंडिकेशन मिल चुका था कि इन फ्यूचर मे बी मुझे शायद डर्मा ही उठानी है और डर्मा ही मुझे मिलने वाली है। ओके। तो फिर इट इज ऑल डेस्टिनी। पढ़ते तो सब है, हाँ। मेहनत सब करते हैं, लेकिन जो एट द एंड फल मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो पूरा मेरे अकॉर्डिंगली कि भगवान का ही दिया होता है। दैट्स हाउ आई गॉट डर्मेटोलॉजी। और मेरे ख्याल में आज से अगर 10 साल पहले सोचूं मैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में इतना लोग नहीं जानते थे। मतलब शायद मैं तो नहीं जानता था इतना कि हाँ भाई, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, गायनेक होते हैं, ये 4 तो कॉमन समझ में आते थे। बट हाँ, बट इन टुडेज टाइम व्हेन देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, सो मेनी इश्यूज, क्योंकि जिस टाइप के एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, skin problems is becoming a major problem with everyone. So I think dermatologists are now, it's on a peak जहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, what I feel, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा लोग या तो हेल्थ की बात कर रहे हैं और when you come to your skin, that is also health related issues. तो हम पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, आई थिंक लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, हाउ डू आई बिल्ड अ स्किन केयर रूटीन? मतलब कोई कहता है सुबह उठ के 2 गिलास पानी पी लो, कोई कहता है आप पपीते का छिलका लगा लो,
कोई कहता है एलोवेरा छील के लगा लो, बट व्हाट शुड बी द रूटीन, मतलब क्या होना चाहिए एक्चुअली? सर बेसिकली आपको अपना स्किन टाइप जानना ज़रूरी है। देयर आर 5 to 6 टाइप ऑफ स्किन, लाइक नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन। सो पहले आप अपना स्किन टाइप जानिए, उसके अकॉर्डिंगली एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन बनाइए। मैम एक नॉट सॉरी टू इंटरप्ट, पर मैं कैसे पता करूं मेरा स्किन टाइप कौन सा है? राइट। सो इसके लिए हम जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि आप फेस वॉश करो, उसके 20 मिनट्स के बाद आप खुद देखो कि अगर आपका स्किन टच करने पे नॉर्मल फील हो रहा है, देन यू हैव नॉर्मल स्किन। अगर आपको टच करने पे ड्राइनेस फील हो रही है, खिंचाव फील हो रहा है, इट्स ड्राई स्किन। अगर आपको टी जोन ऑयली लग रहा है और चीक्स ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई लग रहे हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। अब अगर आपको 20 मिनट्स के बाद भी आपके फेस पे रेडनेस है और आपको लग रहा है कि बार बार मॉइस्चराइजर लगाएं, इसका मतलब आपका सेंसिटिव स्किन है। एंड देन एक अलग से जो स्किन टाइप हमने देखा है कि वो एक्ने प्रोन होता है, कि कुछ भी यूज कर लो या कहीं नॉर्मली भी एक आधी एक्ने आ रहा है, देन दैट इज एक्ने प्रोन स्किन। तो हम 20 मिनट्स के बाद वी कैन चेक की व्हाट स्किन टाइप वी हैव। ओके, स्किन सो टाइप। आप बेसिकली आपका जो स्किन केयर रूटीन है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। इट शुड बी इन द मॉर्निंग, इट शुड बी लाइक cleanse and prepare. In the evening it should be repair, basically repairing. So जो मॉर्निंग रूटीन है बेसिकली आपका वो होना चाहिए प्रोटेक्ट एंड प्रिपेयर, एंड इवनिंग रूटीन क्लेंस एंड रिपेयर। सो प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने माइल्ड क्लेंजर्स यूज़ किए मॉर्निंग में, उसके बाद में आपने उसको मॉइस्चराइजर एंड फिर एक अच्छा सनस्क्रीन। देन अगेन सनस्क्रीन पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बात खींचेगी कि विच काइंड ऑफ सनस्क्रीन, कैसा क्या, एज वाइज एंड देन स्किन वाइज, बट देन सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। फिर जब नाइट रूटीन आता है तो उसमें डबल क्लेंजिंग कर सकते हैं, वरना सिंपली बेसिकली नाइट में हमें रिपेयर करना है तो हमें फेस वॉश यूज़ करना है, उसके बाद में मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, उसके बाद में एक रिपेयर के लिए एक अच्छा सीरम या फिर एक दैट डिपेंड्स अगेन अपॉन योर स्किन टाइप एंड एज वाइज कि आपकी एज क्या है, when you should start retinol, when you should start vitamin C, when you should start niacinamide, ये डिपेंड करता है आपकी एज और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ये पूरा होता है हमारा स्किन रूटीन। पर इस रूटीन में एक चीज जरूर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले मॉइस्चराइजर लगाऊं या पहले सनस्क्रीन लगाऊं, या पहले सीरम लगाऊं या पहले फेस वॉश करूं। तो ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए? स्किन प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो व्हाट शुड बी द सीक्वेंस? सीक्वेंस शुड बी फ्रॉम थिनर टू थिकर। मींस आप सबसे पहले जो थिन चीज है वो यूज करेंगे, उसके बाद आप थिकेस्ट। तो थिन में आता है आपका सीरम्स आते हैं। सीरम्स आप सबसे पहले लगाएंगे, फिर उसको एब्जॉर्ब होने देंगे, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे, उसके बाद आप फिर सनस्क्रीन लगाएंगे डे आवर्स में। और नाइट में? नाइट में अगेन आप फेस वॉश करने के बाद में आप सबसे पहले अगेन सीरम अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, और देन मॉइस्चराइजर, एंड देन यू कैन यू कैन स्लीप। ओके, अब एक टर्म और आता है जो आप सर्च करो तो स्किनिज्म। Yes. What is this term known as? Skinimalism is Skinimalism. Yes, skinimalism means कि आप स्किन में कितना मिनिमल प्रोडक्ट यूज करें जिससे कि वो रिपेयर भी हो रहा है, बैरियर उसका बैरियर डैमेज नहीं हो रहा है, इट्स हेल्दी। तो उसके लिए बेसिकली इट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें मल्टीविटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं कि आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स, जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब किस हद तक सही है। देन आपको कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है। उसके अलावा फिर आपका जो स्किन केयर रूटीन है वो उसमें क्या आप यूज़ कर रहे हो। तो आई थिंक फॉर ऑल दिस यू शुड वंस विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मेक अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन एंड देन फॉलो इट। एंड उसमें स्किनिमलिज्म जो है ये एक्चुअली है क्या? मतलब जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं नॉर्मली, ये उन्हीं की क्वांटिटी के बारे में है या मतलब क्या है? क्या ये एक्चुअली वर्क करता है? स्किन मिनिमलिज्म इज बेसिकली कि इसमें लेयरिंग नहीं करनी है, स्टैकिंग नहीं करनी है। वी हैव टू यूज 1 or 2 or 3 मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट। सो जितना कम प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे आपका स्किन उतना रिपेयर्ड रहेगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा, फ्लेकी नहीं होगा, इचिंग नहीं होगी, एक्ने प्रोन नहीं बनेगा। सो दिस इज स्किन मालिज्म। ओके, मैं अभी आपने ना कुछ बैरियर की बात की, स्किन बैरियर। व्हाट इज दैट स्किन बैरियर? सी
जो हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम यानी कि पहली लेयर ऑफ स्किन होती है वो जितनी हेल्दी रहेगी उतना कोई भी प्रोडक्ट यूज करना या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस उस पर कम पड़ेगा। तो बैरियर जितना हेल्दी रहेगा, स्किन बैरियर, वो उसको आपका स्किन उतना ग्लो करेगा, आपका स्किन उतना रिजुविनेटेड लगेगा। और उसके लिए अगेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको उसकी फुल रिसर्च करनी चाहिए एंड देन यूज करना चाहिए। ओके, पर एक चीज बताइए, जैसे कि ना अभी भी आप दिल्ली चले जाओ, जो पुराने दिल्ली के लोग हैं या कश्मीरी लोग हैं, जो उनका खान पान बहुत अच्छा रहा है, मतलब दूध दही घी खूब खाया है, सेब फल बहुत खाया है, उनकी स्किन अभी भी ग्लो करती है। मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शायद अभी 80s या 90 इयर्स के होंगे, पर स्किन स्टिल दे हैव दैट रेडिश स्किन, वेरी ग्लोइंग स्किन। सो हाउ दिस इज, मतलब कि फूड हैबिट्स या एटमॉस्फेयर या रीजन का फर्क कुछ ऐसा है क्या, सर या इसमें है कि मतलब घी खाना चाहिए इसलिए स्किन अच्छी घी रहती है? तो डेफिनेटली खाना चाहिए, बट इसमें तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उनकी जीन्स क्या हैं, जीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, देन उनका खान पान कैसा है, और उसके अलावा उनका केयर क्या है। डेफिनेटली केयर, अगर आप उस एज के लोगों की बात करें तो वो उतनी केयर नहीं भी करते बट ग्लो कर रहे हैं, उसका रीजन उनका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी डाइट है, और प्लस उनके जीन्स हैं। सो ये है। तो अगेन हमें अब की जनरेशन को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि घर का खाना बेस्ट है। इट कैन बी वेज और नॉन वेज? इट कैन बी, हाँ, घर का खाना बेस्ट है, बट कोशिश करिए कि आप, अगर नॉनवेज में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा मसाले एंड ऑल दे यूज, तो उसको अगर आप ग्रिल्ड या फिर बॉइल्ड फॉर्म में लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। एंड देन अगेन देन देयर इज रेड मीट, उसको जितना अवॉइड करें अच्छा है। फिश को जितना इंक्लूड करें डाइट में ज्यादा अच्छा है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन-वेज, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा फैटी एसिड्स एंड देन प्रोटीन, हाँ। इट्स ऑल गुड इन फिश। प्रोटीन से याद आया मुझे, जो प्रोटीन पाउडर्स हम लेते हैं, तो आर दे गुड फॉर स्किन एंड फॉर हेल्थ? मतलब आजकल बहुत डिबेट चलता है, अगर आप देखो इन्फ्लुएंसर्स, कोई बोलते हैं ये प्रोटीन पाउडर लोगे तो स्टोन हो जाएगा, कोई कहता है किडनी पे इम्पैक्ट आएगा, कोई कहता है नहीं ये प्रोटीन पाउडर अच्छा है, कोई ये आजकल ये भी आ गया कि मिलेट्स बेस्ड प्रोटीन पाउडर लो या प्लांट बेस्ड लो। तो व्हाट इज ऑल अबाउट दैट, एंड इज आर दे हेल्पफुल एंड फॉर द स्किन एंड फॉर द बॉडी? See, I know one thing कि वे प्रोटीन is not actually working, because जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैंने जब उनसे हिस्ट्री ली होती है तो वो मुझे बताते हैं कि उन्होंने वे प्रोटीन वो ले रहे हैं, एंड फिर मैं वो जो कंप्लेन लेके आते हैं वो होता है कि बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, चीक्स पे यस एक्ने आ रहे हैं। तो वे प्रोटीन इज एक्चुअली एक्नेजेनिक, एंड्रोजेनिक मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है बॉडी का, ग्लैंड्स वगैरह, सीबम वगैरह इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ होना या फिर एक्ने होना बहुत कॉमन है। सो वे प्रोटीन डेफिनेटली लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उसके सब्स्टिट्यूट में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हो, बट अगेन प्लांट बेस्ड प्रोटीन, अब वो सेकेंड क्वेश्चन होता है मैम कौन सा लें, तो उसके लिए मैं यही बोलूंगी कि जो प्रॉपरली रिसर्च्ड है आप उसके बारे में जाने पूरी तरीके से, एंड देन यू कैन हैव प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और चूंकि अभी इसका एकदम बूम हुआ है इस मार्केट में, एंड इसका कोई लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है, सो आई विल नॉट जस्ट ब्लाइंडली से कि फॉलो दिस whatever is there in the market, do a proper research, and nowadays then I am taking that millets based right protein powder. right so maybe it's homemade, not homemade, पर purchased ही है, but it's Okay. purely millet based. so basically when you take protein, जो मोस्टली जो कॉमन कंप्लेन पेशेंट की होती है कि दे फील bloating and all, so अगर that is not happening then it's No, okay. Yes. Previously I had whey protein, तो उसमें issues थे काफी. Yes. Then I shifted to plant based. Plant based भी ठीक था. Then recently I started using this millets based, and I think this is the best. अब तक मुझे लग रहा है. तो इसका टेस्ट भी अच्छा है, ब्लोटिंग वगैरह का भी इशू नहीं है, एंड इट फील्स नेचुरल, मतलब उसको पी के तो मुझे लगता है ये ठीक है। And anyways protein is very important for hairs and nails and body. ये मेरे ख्याल में आजकल लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है कि प्रोटीन आर मच मोर बेटर देन कार्ब्स या बाकी चीजें। आज की जनरेशन ही बहुत स्किन इंटेलेक्चुअल हो गई है ना? कि मतलब मैं देख रहा हूँ, हम भी मतलब जो पहले एक होता था ना कि थाली में दाल चावल रोटी सब्जी अचार, ये होता था कि ये उतना होना चाहिए, अब ये चीज हट गई है। मतलब अगर मैं अपना बोलूँ तो मेरे घर तो मतलब दाल सब्जी रोटी, एंड रोटी इज आल्सो ऑफ मिलेट्स, तो कार्ब तो गया।
ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। राइट। या आप चावल भी ले रहे हो तो उसका पानी निकाल के ले रहे हो, तो अगेन फैट एंड कार्ब तो सर इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है कि जब आप चावल लेते हैं तब रोटी ना लें, हाँ वो तो ऐसे ऑब्वियस है। करके आप यू कैन हैव अ बैलेंस्ड डाइट। Like what we follow once or twice a week rice, but at that time we don't take wheat. Yes, या मतलब yes. रोटी नहीं लेते, राइट राइट। तो वन टाइम ही लेते हैं, बट उनमें से कोई एक चीज। And because the reason is we are sitting most of the time, Most of the and time. sitting is the new smoking. हम्म। So that's why हाँ खाना भी हमें उसी accordingly मैम लेना बैठने चाहिए। के कारण भी स्किन पे इम्पैक्ट आता है? Like See. why I'm asking this because most of the people are today ना IT jobs, हम्म, जो 18 घंटे बैठे हैं, हम्म। उससे क्या स्किन पे इम्पैक्ट आ सकता है? जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है पेशेंट्स में, एक तो अंडर आइज, डार्क अंडर आइज, देन देयर इज सैगिंग ऑफ स्किन, देन ड्राई लिप्स, ड्राई स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन, ये मैंने नोटिस किया है पेशेंट्स में। तो व्हाट आई टेल देम इज कि फर्स्ट थिंग कि नेवर इफ यू आर sitting for a long time, keep on taking water in between, and if you can just take a gap of 10 minutes between 1 hour, you can take a gap of 10 minutes, you can just walk around and do some breathing exercises, and then you come back and sit and you do your work. So most of the patients are okay with that. मैम जैसे आप डिहाइड्रेशन के बारे में बता रहे हो, तो व्हाट शुड बी द बेसिक नीड ऑफ वाटर? मतलब कोई कहता है 1 लीटर पियो, कोई कहता है 5 लीटर पियो। मैं कल परसों एक रील देख रहा था, उसमें लिखा था कि एक इंसान को एक दिन में 20 लीटर पानी मस्ट है पीना। No sir, that's very fake. मैं तो 20 लीटर मतलब 2 बकेट भर जाएगी। नहीं, 20 kgs में 1 liter of water. 20 kg में 1 लीटर। Yes, ओके this should be the right way. ओके, of तो अगर taking कोई 60 kg है, दैट मींस 3 लीटर, 3 लीटर yes, ऑफ वाटर। yes. ओके ठीक है। मतलब अगर कोई बच्चा है अराउंड 15 kg, जो बच्चे होते हैं 15-16 kg के, तो 1 लीटर liter is sufficient. 1 Yes, लीटर इज yes. सफिशिएंट, और इवन लेस देन 1 लीटर, क्योंकि 20 kg से कम है। Yes, yes. दिस इज गुड इन्फॉर्मेशन। मैम एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं, आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बिकॉज़ द मेडिकल टर्म्स, ट्राइटिनोइन और रेटिनॉइड्स, इफ आई एम करेक्ट। Tretinoin, yes. मैम व्हाट इज So- दिस? So basically tretinoin is a vitamin A derivative. ये टॉपिकल क्रीम है। Tretinoin Okay. is a टॉपिकल क्रीम। ओके तो इसका जो स्टार्टिंग हुई वो हमने बाहर के लोगों से देखा कि वो लोग फ्रॉम अ यंग एज, लाइक व्हेन दे आर इन 30s, देयर मिड 30s और अर्ली 30s, तो दे स्टार्ट यूजिंग इट ऑन देयर फेस। एंड चूंकि ट्रेटिनोइन सेल टर्नओवर बढ़ाता है, तो स्किन को जल्दी रिमूव करता है और नई स्किन जल्दी आती है। ओके तो उससे क्या होता है कि आपका पिगमेंटेशन भी जाता है और आपका कोलेजन रीबूस्टिंग होता रहता है, सो यू गेट अ टाइटेंड स्किन। तो इसको एज एन एंटी एजिंग भी यूज करते हैं, एज एन एंटी पिगमेंटेशन भी यूज करते हैं, बट इसका एक सही तरीका होना चाहिए। और एशियन स्किन यानी इंडिया, और उसमें भी इंडियन स्किन में इसको यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको हमें क्योंकि तो इसमें कई लोगों का कहना है इरिटेशंस वगैरह इसमें काफी होते हैं। यस, सो व्हाट आई हैव सीन इन माय पेशेंट इज कि रेडनेस लेके आते हैं, स्टिंगिंग बर्निंग लेके आते हैं, पूरा swollen up होता है आइज के अराउंड, एंड दे डोंट हैव नॉइज। दे सेड कि मैम वी सॉ इन द रील एंड इट वाज वेरी इम्प्रेसिव, सो वी टुक दिस क्रीम ट्रेटिन एंड 0.025% cream, and then we started applying. So I generally ask them how you apply, because there is a way called as sandwich technique, जो कि थोड़ा safe है। उसमें sandwich technique में क्या होता है सर, पहले हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, देन वी टेक पी साइज ऑफ ट्रेटिन क्रीम, और उसको लगाने के बाद में देन अगेन वी अप्लाई मॉइस्चराइजर। दिस इज कॉल्ड सैंडविच टेक्निक। ओके मॉइस्चराइजर, ट्रेटिनोइन एंड then देन again मॉइस्चराइजर। सो दिस इज okay. सैंडविच टेक्निक। ये थोड़ा काम कर जाता है इंडियन स्किन में, हम्म। और इसमें भी आपको बफरिंग करनी होती है नोज के अराउंड, आईज के अराउंड एंड लिप्स के एंगल्स पे, ओके क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रेटिनोइन लग रहा है तो वो इरिटेट करेगा ही, और फिर यू लैंड अप इनटू सम तो अदर इंडियन की तो आदत है बोरोलिन लगाने की, हाथ पे लगाया सर वो बोरोलिन इज द बेस्ट थिंग। मतलब आज तक मैंने किसी पेशेंट से ये नहीं सुना कि उसने बोरोलिन लगाई, उससे उसे कोई प्रॉब्लम हुई है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्रीम। बोरोलिन और It's very hydrating. बोरो प्लस, यस, दे आर गुड क्रीम्स। दे आर गुड क्रीम्स। पर लगाने का तरीका उनका ऐसे होता है ना, मतलब मुझे याद है बचपन में मम्मी यहाँ लगाएंगी, यहाँ 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 Yes. फिर उसको अप्लाई करते थे।
So, but in Indians, this tretinoins and retinoids people are not suggested to use. No, they use it, but then again I said कि starting में हफ्ते में एक दिन, again it depends upon your age, you cannot start in your 20s or something, late 20s में start करिए या early 20s 30s में 30s में start करिए. then उसको कैसे यूज करना है, पहले तो आपका स्किन टाइप, अगर एक्ने प्रोन है ये है तो फिर बहुत ध्यान से करना शुरू करना होता है. और उसमें अगेन सैंडविच टेक्निक इज बेस्ट, बट हफ्ते में एक दिन या 2 दिन से शुरुआत करें. फिर अगर आपको वो सूट करने लगे 2 to 4 वीक्स के बाद में, अगर आपको वो सूट करने लगे तो आप उसे ऑल्टरनेट रूटीन में ऑल्टरनेट नाइट यूज कर सकते हैं. ट्रेटिनोइन को हमेशा नाइट में यूज करना चाहिए, कभी भी दिन में नहीं यूज करना चाहिए. मैं लोग इसकी आपने मॉइस्चराइजर बोला, पर लोग विटामिन सी भी लगाते हैं, विटामिन ई भी लगाते हैं साथ में. तो इज इट सेफ कि विटामिन सी के साथ ट्राइटिनोइन शुड बी यूज्ड? नो, इट विल कॉज इरिटेशन. yes, इसलिए विटामिन सी का मुझे याद आया. should be used in mornings. ये ज्यादा बेटर है because it's an antioxidant, and tretinoins should be used at night. It's safe. Okay. और मैं क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे अबाउट दिस प्रोटीन एंड ऑल, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, जब हम जिम जाते हैं तो जैसे मेरे भी हो रखे हैं, जब वी डू वेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो हमारे ये सारे ना क्या बोलते हैं इसको, ये टाइट हो जाते हैं. yes. So is there something which is for this also, or this is like natural, this cannot be, मतलब मैं जनरली देखा सबके, आप जिम में जैसे भी हाथ में लगाओ ना, you will feel these tights. Yes sir. So इसके लिए basically again the best thing is to apply a good thicky moisturizer and then use those gloves before doing the gym. This is the only way. If you'll put that dumbbells and all heavy things on your hand, this is basically frictional hyperkeratosis. जो आपके पाम्स हैं उसमें यहाँ पर फ्रिक्शनल हाइपरकेरेटोसिस, मतलब स्किन मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो मोटी हो जाएगी. तो उसके लिए एक थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है. ग्लव्स पहने, उसके बाद आपको जो भी वर्कआउट करना है. अब हम जो बच्चे करते हैं, मतलब जगह आप देखो घर में भी हम हैंगिंग रॉड्स लगा देते हैं, या बच्चे पेड़ों पे झूलते हैं, उनको भी चाहिए हो जाता है. सो उसके लिए अगेन आई वुड सजेस्ट ग्लव्स. बच्चों का ग्लव्स प्रॉब्लम खेलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ. सो मतलब अगर मान लो हो गया बच्चों को, फिर हाँ. सो अगेन अगर वो कुछ टाइम के बाद में उस चीज को कम कर देते हैं, यूज विगरसली फॉलो करेंगे उसे, तो डेफिनेटली इट विल बी देयर. बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वो फिर हट जाता है अपने आप ही विद द मॉइस्चराइजर. अच्छा, तो कुछ टाइम बाद इट गेट्स नॉर्मल. इट गेट्स नॉर्मल. ओके. Then there is one more thing. What are peptides and exosomes? Yes. And why they are worth the hype? Gen Z's में काफी कॉमन है इनके बारे में डिस्कशंस. पेप्टाइड्स एंड एक्सोसोम्स दोनों काफी अच्छा काम करते हैं. ये एडवांस रिपेरेटिव स्किन ट्रीटमेंट में आते हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं रीजेनरेटिव स्किन थेरेपी. तो पेप्टाइड्स बेसिकली सीरम फॉर्म में हम यूज करते हैं, और एक्सोसोम्स को हम किसी ट्रीटमेंट के साथ इंक्लूड करते हैं. पर ये कॉमन ही नहीं हो गया जो आपने ट्राइटिनोन्स के बारे में बताया था, वो भी तो स्किन रिपेयर करके ही करता है ना. आपने कहा था स्किन निकलती है, तो दे आर सेम थिंग देन ना. नो, सो बेसिकली उसका जो प्रिंसिपल है वो है एक्सफोलिएट करना स्किन को, बार बार जल्दी एक्सफोलिएट करना ट्रेटिनोइन का काम है. पेप्टाइड्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, राइट? सो दे आर kind of, they boost up, they supple your skin, they kind of regenerate it. Again collagen को rebuild करता है पेप्टाइड डायरेक्टली. और एक्सोसोम्स जो होते हैं वो डीपर लेवल पे काम करते हैं. एक्सोसोम्स को बेसिकली हम माइक्रो नीडलिंग या MNRF के साथ फेस पे करते हैं. एक्सोसोम्स आप ऐसे लगाना थोड़ा, इट्स मतलब आप कुछ भी सुपरफिशियल स्ट्रेटम कॉर्नियम पे ऊपर वाली लेयर पे एक्सोसोम्स लगा रहे हो, वो कुछ काम नहीं करेगा. हालांकि पेप्टाइड सीरम्स काम करते हैं, बट एक्सोसोम्स को अगर आपको यूज करना है तो उसको ट्रीटमेंट के साथ में यूज करें, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग हो गई, फ्रैक्शनल CO2 हो गया, MNRF, ये प्रोसीजर्स हैं, इनके साथ में आप एक्सोसोम्स को यूज करें. हालांकि दीज आर कॉस्टली. एक्सोसोम्स इज क्वाइट कॉस्टली. Peptide serums are not that costly. You can buy it from market and you can use it on your face every night. You can use, and वो repair करता है. So basically रात is for regeneration and repair. मुझे लगता है ना डर्मेटोलॉजिस्ट का जाना बहुत जरूरी है. हाँ, मतलब इतना कंफ्यूजिंग है, मैं तो इतना कंफ्यूज हो गया हूँ सुन के कि कौन सा रात है, कौन सा दिन है. हाँ, यस, कि कौन सी सीरम दिन में लगानी चाहिए. पेप्टाइड्स के नाम से तो कुछ मिलेगा नहीं, कोई ना कोई
राइट कोई क्रीम्स होगी जिनमें पेप्टाइड्स होगा, यस यस तो वो कौन सी हैं, कौन सी बेस्ट है, कौन सी नहीं है, मतलब मेरे ख्याल में लड़कियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सब जानना कि एग्जैक्टली कौन सा है। यस तो जैसे कि हम जो टीवी में एड्स देखते हैं, लैक्मे का ऐड आ जाता है, गार्नियर का ऐड आ जाता है, बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, यस बट दे डोंट टेल कि इसमें पेप्टाइड है या इसमें एक्सोसोम्स है या क्या है, मतलब वो तो आता नहीं ऐड में। वी ओनली सी कि किसी ने लगाया एंड स्किन स्टार्ट ग्लोइंग, और वो ऐड देख के लोग खरीद एक लेते हैं। पर्टिकुलर जो उनका मेन कंपोनेंट होता है वो दिखाते जरूर हैं कि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है या इसमें पेप्टाइड्स हैं, दिखाते हैं। मतलब लेकिन फीमेल्स को दिख जाता है, मेल्स को नहीं हाँ, दिखता। पर फीमेल्स को भी इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, मतलब कि मेरी स्किन के लिए पेप्टाइड्स बेटर हैं या मेरी स्किन के लिए ट्राइटिनियॉन्स बेटर सो हैं। उसके लिए सर आप अपना स्किन असेसमेंट करवाइए डर्मेटोलॉजिस्ट से। एंड डर्मेटोलॉजिस्ट अगेन यहाँ बहुत सारे लोग अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट बोल देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स मेनली। मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब है आप पहले उनकी डिग्री चेक करिए, देखिए कि वो कॉलेजेस कौन से कहाँ से पढ़े, कितना एक्सपीरियंस है, उनके पास आप जाएं तो वो बेटर आपको बता मैं पाएंगे वही एज कि मतलब कम्पेयर बिना टू, डर्मेटोलॉजिस्ट के मुझे लगता है कि बिकॉज कोई स्किन क्रीम के लिए लगानी नहीं तो चाहिए बोरोप्लस के अलावा। आई वुड सजेस्ट कि सनस्क्रीन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मॉइस्चराइजर इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, डर्मेट के पास नहीं जाना चाह रहे हैं, तो स्किन एंड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन जरूर यूज करें। ओके। हाँ नहीं सीरियसली मैं तो यही सोच रहा हूँ जैसे आप जो समझा रहे हो कि मतलब या तो सिंपल क्रीम लगा लो अदरवाइज कुछ रियली करना है स्किन में तो विदाउट डर्मेटोलॉजिस्ट शुड नॉट बी डन। यस क्योंकि दैट्स बहुत द चीजें ट्रू हैं थिंग। जो आप समझा रहे हो, यस मतलब आपसे बात करके पता चल रहा है कि देयर आर सो मेनी माइन्यूट माइन्यूट थिंग्स जो पता होनी चाहिए कैसे यूज करना है। तो एक और चीज आजकल बहुत चलती है, मैं भी कुछ दिन पहले एक रील ही देख रहा था जिसमें जितेंद्र जो एक्टर है जी उनको दिखा रहे थे, तो आई थिंक ही इज 80 प्लस नाउ। यस उनकी स्किन बहुत ग्लो कर रही थी, यस तो उस रील में आ रहा था कि जितेंद्र ने यूज किया बोटॉक्स। यस तो यस ऐसे क्या जितेंद्र को क्या जरूरत है बोटॉक्स करने की, ही इज हिमसेल्फ ही इज सो हैंडसम। ही इज वेरी हैंडसम पुट आउट। पर मैंने ये भी क्वेश्चन है कि ये बोटॉक्स चीज क्या है मतलब यस क्या बोटॉक्स कराने से इतने अच्छे गोरे हो जाते हैं? सर बोटॉक्स इज बेसिकली अ न्यूरोटॉक्सिन। ओके न्यूरोटॉक्स। न्यूरोटॉक्सिन जो कि मसल को रिलैक्स करता है। ओके बहुत ही न्यूरोटॉक्सिन ए होता है बोटॉक्स। तो ये बेसिकली जो भी आपके रिंकल्स हैं, अब अगेन अगर आप अर्ली एज में बोटॉक्स शुरू करते हो, मतलब 30s 35, इनिशियली आपको दो तरीके के रिंकल्स होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक रिंकल्स हमें 35 के बाद आना शुरू होते हैं और स्टैटिक रिंकल्स वो होते हैं जो 50 के बाद आ जाते हैं। अच्छा तो ये रिंकल रिमूवल के लिए है? यस रिंकल रिमूवल के लिए। तो जो 50 के बाद रिंकल्स आए हैं उसमें हमें ज्यादा बोटॉक्स करना पड़ता है, और जो 35 के बाद जो इनिशियली अगर आप बोटॉक्स शुरू कराते हैं, मिनी बोटॉक्स बेबी बोटॉक्स कराते हैं, तो रिंकल्स पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैम बोटॉक्स होता क्या, मतलब क्या कोई क्रीम अप्लाई करते हैं नो या लेजर शॉट है या कोई ऑपरेशन? टॉक्सिन, इट्स कम्स इन अ वाइल जिसको हम बनाते हैं विद अ नॉर्मल सलाइन एंड देन उसको हम इंजेक्ट करते हैं, बट इट इज अ मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर। तो जो मतलब यहाँ स्किन में इंजेक्ट करते यस हैं? सो बेसिकली फोरहेड रिंकल्स के लिए यूज करते हैं, क्रो फीट के लिए यूज करते हैं, बनी लाइंस के लिए यूज करते हैं, फ्रोन लाइंस के लिए यूज करते हैं। तो पेन नहीं होगा यहाँ पे आप इंजेक्ट करते हो? It's very minimal invasive procedure. So generally we put a lignocaine sort of cream, we apply it for 20 minutes, 40 minutes, and then we do the procedure. So there is minimal pain. ओके। और मैम इसका कितना कॉस्ट आता होगा, मतलब अगर नॉर्मल कोई चाहे क्या मैं भी करना चाहिए या कितना कॉस्ट होता है और कितनी बार करवाना चाहिए, मतलब ऐसा है कि एक बार करवा लिया तो लाइफ टाइम के लिए हो गया कि बस हर बार हर महीने या? So there is always a age for every procedure. बोटॉक्स की जो एज है, जो मैक्सिमम एज है वो 4 months है, जो Okay. मैंने अभी पर्सनली देखा है। 4 महीने के बाद में बोटॉक्स का असर खत्म होने लगता है, तो फिर Okay. यू हैव टू गेट इट डन। और कितना कॉस्ट आता होगा मैम Cost अप्रोक्सीमेटली? is more. It depends upon like one unit cost could be around 300 to 700 के बीच में. ओके और One unit एक सेटिंग करना है किसी को कितना यूनिट लगता होगा मैम? It depends again upon the age कि कितना wrinkles है उसको, कितना ग्रो फीट है। तो जैसे अपर फेस, अगेन वी डिवाइड द फेस इनटू 3 पार्ट्स, तो अपर फेस के लिए जनरली 50 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स एंड अबव कैन बी यूज्ड। मतलब अगर एक सेटिंग करना है किसी को तो 30-40,000 रुपीज में तो होगा आराम से। यस फिर एक्टर्स की बढ़िया। उनका काम भी तो वही है, they उनका should काम look वही है। beautiful, they should look handsome. क्योंकि अगर इसकी लाइफ होती है 4 साल है 5 साल है,
then even 30-40,000 is not a big stuff. But 4-5 महीने then it becomes costly with that. Yes, yes, definitely. So it's more like a hair color. आपने हाँ, कराया उसके बाद yes, वापस yes, आना है. yes. Ma'am, what is dermal fillers? Hmm. I think they are also similar to Botox. Dermal fillers are again minimal invasive procedures. ये hyaluronic acid होता है basically, मोटा मोटा अगर बोले तो hyaluronic acid हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है Okay. between the synovial fluid and all. hyaluronic acid प्लम्प करता है स्किन को, वॉल्यूम देता है. तो जैसे किसी को टीयर ट्रफ है, अंडर आइज है, तो अगर आप फिलर डालते हैं तो उसका टीयर ट्रफ क्लियर हो जाता है, वो यंग लगने लगता है, थोड़ा उसकी आंखों के नीचे की जो थकान है वो गायब सी लगने लगती है. देन आपके चीक्स अगर सैग कर रहे हैं तो आप अगर फिलर चीक्स में डालते हैं तो वो शेपिंग देता है, उसको लिफ्ट कर देता है फेस को. जॉ कॉन्टूरिंग आप कर सकते हैं फिलर से. देन यू कैन, किसी का चिन छोटा है तो फिर उस चिन भी वी कैन रीशेप इट विद फिलर. नोज अगर ठीक नहीं दिख रही है तो उसको रीशेपिंग हम कर सकते हैं फिलर से. तो फिलर से बेसिकली वी मेक अ फेस, Okay. ब्यूटीफुल और फेस. ये भी, इसका कॉस्ट भी बोटॉक्स जैसे होता होगा. हाँ, इट इज कॉस्टली. It's again a costly thing. तभी 1 मैम ml of बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो अब काफी एज हो चुकी है, when you see them on screen, you हम कहते हैं ना क्या ये अभी भी इतनी सुंदर है. So I think these type of procedures they might have So this is used an it. era of procedures. Hmm. Everybody is getting it done, and if it is done by a good dermatologist or a plastic surgeon, it's okay. And everybody has a right to look beautiful and young. Hmm. So yes, the procedures are going on and they are looking good. Great. मैम अगर अब मैं बात करता हूँ थोड़ा जेनजीस के ऊपर की, मतलब हम जेनजी आए, यंग टीनेज में आए तो हमको एक्ने आता है, ठीक है? फिर कई लोगों को एक्ने के दाग रह जाते हैं. तो हाउ कैन पीपल कैन गेट रिड ऑफ दोस एक्ने मार्क्स? मतलब या तो ऐसा है कि केवल टीनेज में जब हुआ तभी आपने कुछ एक्शन ले लिया तो गया, एक बार आ गया दाग तो फिर वो कभी नहीं जाएगा. सर वो दाग नहीं होता, वो स्कार होता है. अच्छा. दाग इज पिगमेंटेशन, स्कार इज कि वो वहां पर गड्ढा पड़ गया, राइट? सो स्कार का तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट कराना पड़ता है. जितनी जल्दी हो जाएगा ट्रीटमेंट उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जितना लेट आप ट्रीटमेंट कराओगे उतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्कार्स का ट्रीटमेंट. अब टीन एज में एक्ने ना आए उसके लिए हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए कि आपको अपना बॉडी हाइजीन, क्योंकि आपकी बॉडी चेंज हो रही है, प्यूबर्टी कर आप उस एज ग्रुप पे जा रहे हो जहाँ पर आपके ग्लैंड्स मॉडिफाई हो रहे हैं. स्कैल्प में ऑयल आ सकता है, टी जोन में ऑयल आ सकता है, बैक पे ऑयल आ सकता है, चेस्ट पे ऑयल. तो आपको अगर ठीक से क्लीनिंग नहीं हो रही है बॉडी की, फेस की, स्कैल्प की, तो एक्ने आ सकता है टीनेजर्स में. तो उनको अगर हम गाइड कर दे कि अब आपका रूटीन किड्स वाले रूटीन से हटके टीनेजर रूटीन होना चाहिए, तो उसके लिए भी अगेन इट्स नॉट कि आप मार्केट में गए, इसमें जो लिखा है वो यूज कर लिया. कुछ दिन तो फायदा करेगा, फिर उसके बाद यू डोंट नो कि आगे क्या करना है. तो अगर टीनेजर एक्ने है तो एक तो पहले डाइट अपनी अच्छी इंप्रूव करें, पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि मैंने जो हिस्ट्री लेती हूँ मैं उनसे पता चलता है कि वो पानी कम पी रहे हैं या फिर चिप्स पिज्जा बर्गर वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहे हैं, तो फिर एक्ने आता है. और फिर हमें जरूरी है कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर कंसल्टेशन करके अपना पूरा रूटीन बनवा के उसको शुरू करें. अच्छा मैम, किसी को ऐसे हो गया, मतलब डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी हो चुका है, then what the procedure, how to get that cleared? विटामिन सी टैबलेट्स लेना शुरू कर दीजिए, बेसिक है ना. और इसके अलावा फिर देयर आर अगेन सम क्रीम्स लाइक कोजिक एसिड इन द क्रीम, विटामिन सी, अल्फा आर्ब्यूटिन इन द क्रीम्स. ये कुछ क्रीम्स होती हैं जो कि आप स्पॉट्स पे लगाइए, धीरे धीरे पेशेंस रखिए, कुछ टाइम के बाद वो हल्का हो जाएगा और चला जाएगा. एक चीज मैम मैं सर्च कर रहा था, मैंने यूट्यूब पे ही देखा, सबसे ज्यादा लोग पता आजकल सर्च क्या कर रहे हैं, हाउ कैन आई गेट अ ग्लास स्किन. हाँ, ये जो आजकल कोरियन सीरीज आ रहे हैं वो सबकी शक्ल एक सी लगती है, एंड दे ऑल ग्लो अ लॉट. पर हम ये भूल जाते हैं कि वो कोरियंस हैं, इंडियंस नहीं है. सारे इंडियंस को ही वही चाहिए. नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है. ग्लास स्किन से ज्यादा हमें हेल्दी ब्राइटर स्किन की तरफ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहिए हम इंडियंस को, रादर दैन ग्लास स्किन. क्योंकि ग्लास स्किन जैसा इंडियंस को हो ही नहीं सकता. हमारी स्किन थिक है, हमें मेलानिन ज्यादा है, हमारा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, तो ऐसे में आपको ग्लास स्किन नहीं मिल सकती. उनको मेलानिन कम है, उनका वेदर कोल्ड
रहता है मोस्टली, तो उनको बेसिकली जो उनका 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन है वो बेसिकली हाइड्रेशन एंड रिपेयर पे डिपेंड करता है, डैमेज ना हो स्किन। और ग्लास स्किन उनकी ऑलरेडी है बाय बर्थ, उसको बस उन्हें मेंटेन करके रखना है। पर हमें ग्लास स्किन नहीं मिली है, हमें वी इंडियंस आर मोर प्रोन टू हैव सीबम इन आवर स्किन देन पिगमेंटेशन इन आवर स्किन। सो हमें हमारा स्किन रूटीन जो है वो बेसिकली इनके ऊपर फोकस होना चाहिए कि ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अगर हो रहा है तो उसे क्लेंस करना है, एंड सेकेंड इसकी पिगमेंटेशन नहीं आना चाहिए, तो पिगमेंटेशन के लिए वी हैव अ गुड रूटीन टू फॉलो। भाई ग्लास स्किन नहीं मिलेगी इसमें, क्लियर है? नहीं, ग्लास स्किन नहीं मिलेगी, हमें हेल्दी स्किन मिलेगी और हमें ब्राइट स्किन मिलेगी, बट ग्लास स्किन तो हमें सिर्फ मेकअप करने के बाद मिलेगी। मेकअप मूवी उतनी नहीं मिलेगी। अब एक और चीज आता है, ये जेनजीज ही ज्यादा सर्च करते हैं, रेड लाइट थेरेपी। पहले तो ये है क्या चीज, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने पूछा है कि रेड लाइट थेरेपी मास्क ये एक्चुअली काम करता है नहीं करता। फ्रैंकली टेलिंग यू, मुझे ही नहीं पता कि रेड लाइट थेरेपी मास्क है क्या, बट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बीन सर्च्ड अ लॉट, मैंने कहा इसको पूछना जरूरी है। सर आज के टाइम पे ना ट्रेंड हो रहे हैं दीज मास्क, जिसमें से रेड लाइट निकलती है, ब्लू लाइट निकलती है, मास्क में से निकलती है दीज हेलमेट काइंड ऑफ थिंग्स, हेलमेट एंड देन देयर फेस मास्क, एलईडी मास्क सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके। पर मैंने जो नोटिस किया है, ये मास्क बिल्कुल भी इंडियन स्किन में हेल्प नहीं करते हैं। इनफैक्ट क्योंकि हमारी स्किन में मेलानिन ज़्यादा है और ये लाइट हमें लग रही है, तो वो इनफैक्ट हमें इरिटेशन और पर्जिंग ज़्यादा करवाएगी। कोई थेरेपी से एज सच मैंने तो आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा है सच कि दीज मास्क थेरेपी हेल्प्स इन इट। इट्स इन ट्रेंड, कोई चीज़ ट्रेंड में आती है, कुछ टाइम तक रहती है, फिर उसके बाद अगर उसका इम्पैक्ट अच्छा है तो वो चल जाती है, नहीं इम्पैक्ट है तो फिर इट मूव्स अवे। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस रेड लाइट थेरेपी। Okay, so it's a mask which is having this LED lights and all these things. Yes, for skin rejuvenation and acne improvement or this and that. But I seriously find it like 10 में अगर मुझे मार्क्स देने पड़े तो मैं शायद 2 या 1 मार्क ही दूँ। Okay. तो हमने इतना कुछ बात किया हम कि क्या क्या होता है, कौन सी मेडिसिन हैं, क्या क्या मास्क हैं, थेरेपीज हैं, बट बेसिक ऑलवेज कम्स टू द डाइट कि हम क्या खा रहे हैं एंड हाउ दैट इज बेनिफिटिंग टू आवर स्किन एंड आवर बॉडी। उसमें सबसे कॉमन चीज जो आजकल आती है वो है शुगर। मतलब मुझे तो लगता है कि इंडियंस में अकल आती है 40 के बाद जाके, जब उनको जब प्री डायबिटिक देखना चाहता है तब पता चलता अच्छा शुगर हो गई है, अच्छा वो तो मेरे पापा को थी ना इसलिए हो गई है, ठीक है, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। बट कहीं ना कहीं आई फील कि शुगर हो गया वो बहुत पहले से इम्पैक्ट डालती है, विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। अब लोग उसके ऑप्शंस लेके आते हैं, शुगर फ्री, स्टेविया और भी कई चीजें, बट हाउ बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल इज दिस शुगर फॉर आवर बॉडी और मेजरली फॉर आवर स्किन? सर शुगर ग्लाइकेशन ऑफ द प्रोटीन करती है, मतलब वो प्रोटीन्स पे मिलके उसे डैमेज करती है, जिसकी वजह से एजिंग हो सकती है, एक्ने हो सकता है। आप शुगर के कई फॉर्म्स हैं, लाइक फ्रूट्स पे भी शुगर है, दैट इज वेरी गुड फॉर स्किन। फ्रक्टोज, हाँ, फ्रक्टोज इज वेरी गुड फॉर स्किन। हनी इज ऑल्सो गुड फॉर स्किन। सो अब आप बोलेंगे व्हाइट शुगर आप डाल के लेंगे तो डेफिनेटली इट विल आफ्टर 40s इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। तो आफ्टर 40s आपका शुगर एंड सॉल्ट इनटेक दोनों ही कम हो जाना चाहिए, एंड बिकॉज सॉल्ट इनटेक कॉजेज वाटर रिटेंशन, शुगर अगेन कॉजेज एजिंग, है ना, फास्टर एजिंग, क्योंकि वो कोलेजन्स को, पेप्टाइड्स को डिस्ट्रॉय करने शुरू कर देती है। और इसके साथ में आता है डेयरी। हाँ, डेयरी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था आपसे कि इसका डेयरी का क्या सीन है, मतलब। हाँ, सो डेयरी में अगेन देयर इज वे प्रोटीन और केसीन। इसके अलावा डेयरी जो है हमारे हार्मोन्स को काफी डिस्टर्ब करता है। सी अगर आप इतना मेहनत कर रहे हो, फिजिकल वर्क इतना कर रहे हो कि आपको डेयरी की जरूरत है, तो वो डेयरी आपको पॉजिटिव वे में आपकी हेल्प करेगा। बट अगर आप सिटिंग जॉब पे हो मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टी एंड मिल्क टी, मिल्क कॉफी, या फिर आप मिल्क के चीज, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट जो जंक फूड है उसमें चीज पड़ा हुआ है, मोज़रेला पड़ा हुआ है, और उसको ले रहे हो, सो वो अगेन आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। IGF-1 एक चीज होती है, एक हार्मोन होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसको स्पाइक करता है। और उसको स्पाइक करता है तो फिर आपको सीबम बनेगा स्कैल्प में, फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे, तो एक्ने फॉर्म हो सकते हैं। तो अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स कैन कॉज एक्ने।
एक मैं रील देख रहा था मैम जहाँ पे बता रहे थे कि आफ्टर 30 मिल्क इज नॉट नीडेड फॉर अ बॉडी, आपको मिल्क लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इज इट ट्रू? मतलब क्या है, मतलब मिल्क, कोई कहता है कि नहीं मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाँ आपको बॉडी को कैल्शियम चाहिए हाँ है, और फिर वहीं दूसरे लोग बोलते हैं नहीं नहीं मिल्क आफ्टर 30 तो मिल्क की जरूरत ही नहीं है, इफ यू आर टेकिंग मिल्क इट्स एक्चुअली गिविंग यू साइड इफेक्ट्स व्हिच यू डोंट कम टू सो नो राइट मिल्क नाउ। से जो मैंने सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट आज के टाइम पे देखा है, अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आपको ब्लोटिंग बहुत होती है। अगर आप मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो आपको यू विल हैव गैस्ट्रिक इश्यूज, एंड अगेन गट एंड स्किन आर टोटली रिलेटेड। जितना अच्छा आपका गट होगा उतना ही आपका स्किन ग्लो करेगा। ओके तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना वॉक कर रहे हो, कितना आपका फिजिकल वर्क है। अगर फिजिकल वर्क है तो मिल्क में भी A2 मिल्क जिसको हम बोलते हैं कि जो A2 मिल्क या जो देसी गाय का दूध है वो काफी हेल्पफुल है। Okay. बट अगर हाँ, लेकिन कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो मिल्क उनके लिए फिर तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम है। तो फिर उनके लिए तो मना हो जाता है। बट हाँ, मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि डेयरी आप इतना रखो कि आप कर्ड ले लो, और अगर आपको मिल्क के ऑप्शंस पे जाना है तो आलमंड मिल्क ले लो, ओट मिल्क ले लो, सोया और मिल्क भी आता है। सोया मिल्क का उतना मुझे उतना यूज नहीं दिखता, बिकॉज थायराइड के पेशेंट्स भी बहुत होते हैं, तो थायराइड के पेशेंट्स में सोया इज नॉट अ गुड थिंग। तो मैं बोलती हूँ कि आप A2 मिल्क या फिर आलमंड मिल्क या ओट मिल्क आप ले सकते हो। कर्ड सबसे बेस्ट है बिकॉज वो प्रोबायोटिक उसमें है, और ये प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक तो एनीवेज आर वेरी गुड फॉर। तो नाउ तो वी हैव द प्रोबायोटिक सीरम्स फॉर आवर फेस, कि वो रिपेयर करते हैं स्किन को। तो देयर इज एन एडवांसमेंट इन स्किन केयर रूटीन नाउअडेज, बट यस, गट अगर जितनी इम्प्रूव्ड होगी उतना अच्छा है। मैम एक ना, क्योंकि हम डेयरी की बात कर रहे हैं और स्किन की बात कर रहे हैं, मुझे ना ऐसे याद है बचपन में ऐसे कभी आपने चिकन खा रहे हो या मटन खा रहे हो तो मम्मी कहते थे कि नहीं नहीं आज तुम्हें दूध नहीं मिलेगा पीने, क्योंकि तुम चिकन खा रहे हो उसके ऊपर दूध पियोगे तो वाइट स्पॉट हो जाएंगे, या फिश खाई है तो आज मिल्क नहीं पी सकते, फिश के साथ मिल्क नहीं लेते, या आपने एग प्लांट जिसको बैंगन कहते हैं ब्रिंजल, वो दिन खाया है तो आप दूध नहीं पियो साथ में। ऐसे बहुत सारी मिथ्स हैं, अब मिथ्स हैं या नहीं आई डोंट नो। या कुछ लोग कहते हैं भिंडी के साथ दूध नहीं पीना तो आपको वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, तो वो क्या है मैम, ऐसा है? आर द मिथ और रियली हैपेंस? बेसिकली ये अगेन जो गट पे जो हमारे बेसिकली जो एसिड है, जो हमें HCl बनता है, पेप्टिक जूसेस वगैरह, एंजाइम्स वगैरह जो बनती हैं, तो इनका इंटरैक्शन पॉजिटिव, जिन चीज़ों का इंटरैक्शन पॉजिटिव वे में होता है वो तो हमें उसके साथ लेना चाहिए, लेकिन जिन चीज़ों का इंटरैक्शन नेगेटिव वे में होता है वो हमें हमारे जनरेशन वाइज मना करी जाती है कि ये आप मत खाएं। तो डेफिनेटली व्हेन यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ ऑलरेडी प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ मीट एंड दिस, फिर उसमें मिल्क लेना इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी टेकन। तो आपको कहना मतलब अगर आपने ऑलरेडी प्रोटीन लिया है तो उसके साथ फिर मिल्क नहीं लेना चाहिए, या मसाले या तेल ज्यादा लिया, बिकॉज जैसे मुझे याद है मम्मा हमेशा कहती थी कि आपने चिकन खाया है तो आपने ऑयल बहुत लिया है, अब आप मिल्क लोगे तो आपके पेट में जाके ऑयल और मिल्क जो है वो मिक्स नहीं होगा। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रू, एक्चुअली इट्स नॉट गुड फॉर योर गट। So, and there are always signs. आपको गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे तो आपको फुल प्रॉब्लम आपको हर जगह दिखना शुरू हो जाएगी, है ना? Okay. Yes, in your skin जैसे also. जैसे व्हाइट स्पॉट की बात करूं, ऐसे रेड स्पॉट्स भी होते हैं। अब कई बार समर्स आ रहे हैं तो लोगों को रेड स्पॉट होंगे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि ऐसा तो नहीं एक्जिमा हो गया है जो, तो हाउ दे शुड आइडेंटिफाई, मतलब ये एक्जिमा नहीं है और ये सिंपल एलर्जी है, या हाउ दे कैन आइडेंटिफाई दैट, या उसका कोई तरीका नहीं है? रैशेस होना, समर्स में रैशेस होना सबसे बड़ा जो उसका कारण है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका स्वेट निकल रहा है, स्वेट की वजह से आपको गमौरियां हो रही हैं तो वो रैश बनेगा। स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले रैश ही होता है। अब उस रैश को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे इंडियन लोगों में ये चीज़ नहीं है कि अगर कोई रैश आया है तो पहले डॉक्टर को दिखा लें। उनको पहले वो बेसिक ट्रीटमेंट करके देख लेंगे, अपना फार्मेसी शॉप पे चले जाएंगे, उनको बता देंगे कि ये हो गया, तो वहाँ से एक क्रीम उठा के दे दी और वो लगाया। फिर अगर नहीं इम्प्रूवमेंट होता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरा ये कहना है कि रैश अगर आया तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो किस पार्ट में आया, क्योंकि रैशेस अगर फोल्ड्स पे है तो वो एक्जिमा एलर्जी ही है। Okay. रैशेस So, अगर फोल्ड eczema majorly is on the fold.
हाँ, एक्जिमा इज ओके। बेसिकली ऑन द फोल्ड्स। देन रैश अगर फेस पे आ रहा है तो इट कुड बी द फेस एलर्जी, पर वो परसिस्टेंट है। रैश में इचिंग है कि नहीं, रैश में पेन है कि नहीं, स्टिंगिंग है कि नहीं, तो ये सब आइडेंटिफाई करना डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है। तो बेसिकली अगर आपको रैश आ रहा है तो जितनी जल्दी हो आप डॉक्टर को दिखा लो। ऐसे भी होता है कि आपको ऐसे रैशेस हुए या आपको एक्जिमा हुआ, फिर वो ठीक हो गया, पर ठीक होने के बाद इट लेफ्ट दो स्पॉट्स, Yes. जैसे कि उसको मस्से बोलते हैं या वार्ट्स, वॉन्ट्स क्या बोलते हैं, वार्ट्स, रैश स्किन टैग्स हो जाते हैं रैशेस के बाद। नो, इट डजंट हैपन। ओके। यस, पर अगर किसी को स्किन टैग्स वगैरह हैं तो दोस्त कैन बी। ये स्किन टैग्स एक एजिंग साइन है, मतलब या फिर एक आप ये मान के चलिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक साइन है। स्किन टैग्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। ओके। स्किन Yes. टैग्स तो मतलब ये भी होता है ना कि इफ योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग वेल देन आल्सो यू कैन गेट स्किन टैग्स। No, मतलब it's आई वाज not that. रीडिंग वन बुक, एक डॉक्टर की, आई डोंट वांट टू कोट अ नेम, बट ही मेंशन्ड दैट इफ योर लिवर इज नॉट वेल, if your liver is not good, then skin tag is the one thing which is the first thing which comes on your body, which is an indication that your liver is not functioning well. सिर्फ फैटी लिवर हाँ। अगर है तो इसका मतलब है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, और उसके कारण से आपका डेफिनेटली स्किन टैग्स हो सकते हैं। हाँ, this is what ये चीज है, फैटी लिवर, हाँ। लिपिड प्रोफाइल चेक कराया वो डिरेंज्ड है, उसके बाद में अपने को स्किन टैग्स आ रहे हैं। बट स्किन टैग्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं या फिर अगेन लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड। हाँ, तो actually he related that only. He said कि Yes, क्योंकि yes. fatty liver है, then your blood sugar will increase, your Hmm. insulin levels will go abnormal, and then the skin tags come. So Yes, skin yes. tag becomes an indication that your liver is not functioning well. But skin tag generally कोई कहता है कि ना आप घोड़े का बाल बांध के रिमूव कर लो, हाँ। कोई कहता है हल्दी लगा के रिमूव Yes, कर लो। yes, yes. Are these procedures correct? नो, नॉट एट ऑल। दे कैन कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन। एक बार इन्फेक्शन हो गया, पस बन गया, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो जो स्टिच एंड टाइम सेव्स 9 वाला चीज है वो ही नहीं रह जाएगा, बहुत पैसा खर्च होगा और पता नहीं स्कार पड़ जाए, वो परमानेंट स्कार में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली आजकल स्मॉल लेजर से वो उससे हटा दिया जाता है, कोई पेन नहीं होता, कोई स्पॉट नहीं पड़ता। आप जाएं अपना प्रोसीजर करा लें, स्किन टैग रिमूवल करा लें। Okay, it's Yes, safe. it's safe. Okay. There is other way also कि there are some liquids and lotions coming, but again वो लगाना घर पे is not safe because those are acids. तो laser is a better solution for skin tag removal. Okay. और किसी को नहीं रिमूव करवाना, so Mhm. are they मतलब बॉडी में है तो कैन दे क्रिएट सम प्रॉब्लम इन फ्यूचर, और कि इट्स ओके? See, अगर वो अंडर आर्म्स पे होते हैं सर या नेक पे होते हैं तो कभी कभी स्पेशली अंडर आर्म्स पे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और दे स्टार्ट कॉजिंग पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो रिमूव ही करना पड़ता है। और सेकेंडली कि कॉस्मेटिकली लोगों को अगर पसंद नहीं है, अगर कॉलर टी शर्ट पहनना चाह रहे हैं और वो स्किन टैग्स दिख रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो जाके रिमूव करा लेते हैं। अदरवाइज दे आर एसिम्प्टोमेटिक। ओके, मतलब ऐसे मेडिकली कोई इशू नहीं आता। नहीं। ओके ओके मैम, अनदर थिंग जो क्वेश्चनिंग बहुत कॉमन आता है अबाउट सनस्क्रीन ओनली। लोग कहते हैं आज तो धूप नहीं है, मैं सनस्क्रीन क्यों लगाऊं, आज तो बादल है, आज सनस्क्रीन क्यों लगाऊं, या मैं तो घर में हूँ सनस्क्रीन क्यों लगाऊं। तो जब हम घर में, तो क्या हमको सनस्क्रीन लगाना चाहिए? यस, जो सबसे ज्यादा आपने सनस्क्रीन में सुना होगा यूवीए रेज एंड यूवीबी रेज प्रोटेक्शन। यूवीए जैसे कि नेम है, इजिली आपको समझाऊंगी कि यूवीए में यूवीए रेज एजिंग करती हैं, और यही वो रेज हैं 80% जो घर के अंदर आती हैं, जो कार के अंदर आ जाती हैं, जो आपके जो क्लाउडी डेज होते हैं उस पे भी आती हैं। तो लोग कहते हैं आज मौसम क्लाउडी है, हम क्यों सनस्क्रीन लगाएं, यूवीए के लिए लगाइए। यूवीए आपको तभी भी मिल रही है। यूवीबी बी को आप याद कर लीजिए कि बी फॉर बर्न। तो जो सन बर्न होता है वो बेसिकली यूवीबी रेज कर सकती हैं। जो कैंसर्स भी कॉमनली पाए जाते हैं वो भी यूवीबी रेज की वजह से हो सकते हैं। तो जो हमारी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होती है वो यूवीए से भी प्रोटेक्ट करती है, यूवीबी से भी प्रोटेक्ट करती है, आजकल इंफ्रारेड रेज से भी प्रोटेक्ट करती है, ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करती है, ऑल दीज लैपटॉप्स, मोबाइल, इन सब रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो सनस्क्रीन इवन एक क्लोज चैम्बर में भी आपको लगाकर सनस्क्रीन कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन कैंसर? यस। Okay. पर अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ रील्स देख रहा था जहाँ पे ये बोल रहे थे कि सनस्क्रीन लगाने से स्किन कैंसर हो जाता है। सर वो कुछ केमिकल्स हैं, एवोबेंजोन सॉर्ट ऑफ, इनमें पाया गया कि दे कैन कॉज स्किन कैंसर, बट अगेन दैट इज अ स्टडी व्हिच अगेन टेल्स कि बेसिकली वो केमिकल हटा दो सनस्क्रीन से तब स्किन कैंसर नहीं होगा। तो वो केमिकल अभी नहीं यूज किया जा रहा है।
ओके, हाँ, मतलब आप अच्छा अभी ब्रांड यूज करते हो, देन इट्स नॉट एन अभी इशू। सेफ साइड, अभी सेफ सनस्क्रीन्स आर कमिंग। बाकी तो सर आप दूध ज्यादा पी लो तो भी प्रॉब्लम है, दूध कम पियो तो भी प्रॉब्लम है। सो बट दैट पर्टिकुलर केमिकल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ओके। मार्केट। यस। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस ना अपनी सोसाइटी में और कुछ फ्रेंड्स को भी भेजा था कि आई एम गोइंग टू डू अ पॉडकास्ट विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आप कुछ क्वेश्चन हो तो भेजो। तो पीपल हैव आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चन, लाइक एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन था, कल हम सोसाइटी में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ लोगों ने पूछा कि आप बच्चे खेलते ना गिर जाते हैं, और बच्चे क्या, मेरे घुटने भी खोल के देखो आप, तो वो चोट के निशान होते हैं, सबको वेरी होते हैं। कॉमन। तो ऑल द नॉटी किड्स हैव। हाँ, ऑल द नॉट, मैं तो कह रहा हूँ सबको ही होता है, जब बच्चे Yes. गिरते हो तो होते ही होता है। तो एक पेरेंट ने मुझे पूछा कि अरे ये मेरे तो है, भाई मेरे बच्चे गिरते हैं तो ये ना शुरुआत से नहीं रिमूव कर सकते कि अब गिरे हैं तो परमानेंटली अभी से ही रिमूव हो जाए, कम से कम ये जब बड़े होंगे तो इनके घुटनों पे नहीं होगा। मैंने कहा क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त है ये, कि ये निशान सबके घुटनों पे होता है, तो इज देयर समथिंग कि ये बचपन में ऐसा कुछ, बच्चे जब गिरे हैं तो आप कुछ अप्लाई कर दो कि आगे जाके ना हो? सो बेसिक फर्स्ट एड करना बहुत जरूरी है सर। जैसे वो तो कोई भी obviously। बॉडी में खरोच आई, आप गिर गए, तो आपको बीटाडीन से क्लीन कर लेना चाहिए, नॉट डिटॉल, बट बीटाडीन से क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद में व्हाई नॉट डिटॉल? इट्स काइंड ऑफ मोर एलर्जिक, मतलब इट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो कैन बेसिकली वी गो फॉर सेवलॉन? नो, आई वुड सजेस्ट यू बीटाडीन। ओके, इट्स तो इवन जनरली बेटर चोट दैन लगता तो हम डिटॉल एंड सेवलॉन सेवलॉन। लगाते हैं। बेटर सी, उनका अपना अच्छा काम है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको चोट लगती है तो आप बीटाडीन से अच्छे से क्लीन करके एक एंटीबायोटिक क्रीम इमीडिएटली लगाना शुरू कर दीजिए। और ये डिपेंड करता है कि वो किस हद तक चोट लगी है। अगर डीप कट लगा है तो फिर उसको फिर आपको इमरजेंसी वो तो फिर में लेके जाना पड़ेगा। बट हाँ, एंटी स्कार क्रीम्स आजकल आ रही हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। तो अगर जैसे ही चोट लगती है और आप पहले तो एंटीबायोटिक क्रीम्स लगाना शुरू करिए, फिर जब वो हील कर जाए तो एंटी स्कार क्रीम लगाना शुरू कर दीजिए, तो वो कोई भी निशान नहीं पड़ेगा। ओके। और डिपेंड करता है, अगर बहुत जैसे आज चोट लगी और आपने लगाना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आई हैव सीन पेशेंट्स की जिनको बिल्कुल बिल्कुल गायब हो गया है निशान। लेकिन अगर आप 6 महीने बाद डॉक्टर के पास जाते हो और वो एंटी स्कार क्रीम बोलते हैं कि लगाओ, तो वो उतना इफेक्ट नहीं दिखा सकता, फिर उसके लिए फर्दर प्रोसीजर्स होते हैं। बट यस, इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद अ बेसिक फर्स्ट एड। और सेकंड क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन, सब परेशान थे, मॉस्किटोस। अब कोई कहता है नहीं ओडोमॉस की लोशन लगाना चाहिए, कोई कहता है नहीं ओडोमॉस का स्प्रे डालना चाहिए, कोई कहता है नहीं रोल ऑन लगाना चाहिए, क्योंकि उन रोल ऑन वालों का था कि नहीं क्रीम आप स्किन पे लगा रहे हो, दैट इज नॉट सेफ, या ओडोमॉस आप फेस पर नहीं लगा सकते, बच्चों को फेस पे मॉस्किटोस बाइट कर लेते हैं। तो एज ए डॉक्टर व्हाट यू सजेस्ट, कि मतलब कौन सी ऐसी चीज लगानी चाहिए बच्चों को, पैचेस हैं, रोल ऑन्स हैं, स्प्रेज हैं, क्रीम्स हैं, which can save them from these So mosquito bites? out of all these, I find patches as a safer option, जो कि But आप पैचेस इतना अच्छा वर्क नहीं करते। तो सर देयर आर लाइक, अगर आप बाहर लेके जा रहे हो तो एक अच्छी हर्बल एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आप लगा के ले जाओ, लाइक ओडोमॉस, which is herbal ओडोमॉस आजकल आ रहा सो है। देयर आर मेनी क्रीम्स इन द मार्केट जो कि बहुत ही जेंटल भी हैं लेकिन दे आर इफेक्टिव। सो वो क्रीम्स आप डेफिनेटली लगाएं, क्योंकि आगे चल के ना आई सीन की अगर एक मॉस्किटो ने काटा तो कई बच्चों को ना पूरे हाँ रैशेस शुरू हो जाते हैं हैंड्स में, लेग्स में, और उसके जो दाग है वो सालों तक नहीं जाते हैं। तो यस, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, हर्बल और जेंटल क्रीम इज अ गुड ऑप्शन। ओके, ग्रेट। दूसरा क्वेश्चन एक जो मेरे पास आया था, आजकल के छोटे बच्चों में भी ग्रे हेयर्स दिख जाते हैं। यस, 4 years 5 years 6 years बच्चों में एक दो हेयर करे। तो इज दिस ओके और इज दिस नॉट ओके, और एज ए स्किन स्पेशलिस्ट व्हाट यू सजेस्ट कि उनको बच्चों को क्या खिलाया जाए, कौन से ऑयल्स लगाए जाए सो दैट दैट्स नॉट हैपनिंग? सर जो ग्रे हेयर्स आज के टाइम में हमें देखने को मिल रहे हैं, ये एक्चुअली एक कारण नहीं है, उसका हवा, पानी, सब कुछ, खाना, ये तीनों चीजें हैं। द वाटर इज हार्ड ओवर हियर, the quality of air is very poor here, and the food is also like it's all chemical, you see a fruit and you see कि उस पे आप स्टिकर हटाओगे तो देखोगे कि उसको हेल्दी रखने के लिए वहां पर एक इंजेक्शन डाला गया है। तो ये तीनों चीजें जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए बॉडी को या हेयर्स को, वो नहीं प्रोवाइड हो पाता है, जिसकी वजह से देयर इज ऑलवेज सम और द अदर डिफिशियंसी। स्पेशली बालों का वाइट होने का कारण यंग एज में जिंक की डिफिशियंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी। सो ये सब कवर अप करना जरूरी है।
ये कवर अप कर ले जाएंगे तो कैल्शियम पेंटोथेनेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए, तो अगर वो सप्लीमेंट जा रहे हैं तो उसको प्रिवेंट कर सकते तो हैं। अगर जब बच्चों को आप सप्लीमेंट तो देते नहीं होते, लाइक कैल्शियम, क्या बोला आपने? पेंटोथेनेट। पेंटोथेनेट, Yes. ये कौन से फूड में मिल सकता है, which should be given to kids? So the food which can be basically milk is a good thing. Then protein, all kind of vegetables, healthy vegetables, fruits, इन सब से कैल्शियम पेंटोथेनेट मिलता है। Okay. बट वही है कि अगर पानी खराब है तो भी प्रॉब्लम है। फिर इतने सारे शैम्पूज है, बच्चे को कौन सा शैम्पू लगाएं, मल्टीपल शैम्पूज यूज कर रहे हैं, ग्रेइंग हो रही है, मल्टीपल ऑयल्स यूज कर रहे हैं, जल्दी ग्रेइंग हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि जितना मिनिमम आप यूज करो, और इसके कुछ सीरम्स भी आते हैं ग्रेइंग को प्रिवेंट करने के लिए। अगेन देयर इज टू थिंग्स, वाइट हेयर एंड ग्रे हेयर। वाइट हेयर को आप रिवर्ट नहीं कर सकते हो, ग्रे हेयर को आप, ग्रेइंग इज अध पका बाल है ना, तो उसको आप मेलानिन पहुंचाकर उसे वापस ब्लैक कर सकते हैं। बट जो हेयर वाइट हो चुका है, जिस पर मेलानिन जा ही नहीं पा रहा, उसे हम ब्लैक नहीं कर सकते। मैम बालों से एक और क्वेश्चन है, जैसे जनरली लोग कहते हैं कि हेयर कलर मत करो, डाई मत करो, आईज खराब हो जाती हैं, स्किन पे इम्पैक्ट आता है, तो क्या ये मिथ है या इज इट अ फैक्ट? इट्स अ फैक्ट। लेकिन आजकल आप देखो तो यंगस्टर्स भी कलर कर रहे हैं, कोई Yes. रेड पिंक तक कलर्स कर रहे हैं, yes. तो हाउ गुड एंड बैड इज दैट? फॉर्मेल्डिहाइड एक केमिकल होता है जो कि प्रॉब्लम करता है, ओके, आइज के लिए प्रॉब्लम करता तो है। किसी भी डाई में या कलर में अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो नहीं यूज करना है। इनफैक्ट आजकल पीपीडी भी फ्री डाइस के का है कि पीपीडी फ्री होनी चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड फ्री होनी चाहिए, तो ही वो कलर यूज करें। अगर ये दोनों चीजें हैं हेयर कलर पे तो ना यूज करें। ओके, बट अदरवाइज दे आर सेफ, अगर ये दोनों चीजें नहीं है। हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ हेयर कलर्स को बहुत प्रेफर करते हैं, आप वो कलर्स यूज करें, दे आर क्वाइट सेफ। दे आर सेफ, यस। मतलब क्वाइट सेफ मैं बोलूँ तो मतलब दे स्टिल हैव सम सॉर्ट ऑफ। No, we have not seen allergies with those colors. Okay. But Those are safe. those can be used. Okay. मैम लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मैंने बस बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। कोलेजन पाउडर जो है, ये रियली में एजिंग को रोकता है या इट्स अगेन अ मिथ? क्योंकि बहुत सारी रील्स आती हैं कि ये कोलेजन यूज करो एंटी एजिंग है, ये कोलेजन यूज करो एंटी एजिंग है, सो आई वांट टू नो अबाउट दैट। सो कोलेजन टाइप 1 and 3 जनरली आजकल यही वो कोलेजन्स हैं जो आपकी स्किन को एंटी एजिंग काम करते हैं, स्किन पे और हेयर्स पे भी। तो कोलेजन लेना इज अ गुड थिंग, बट अगेन कुछ केसेस ऐसे मैंने देखे जो कोलेजन लेने पे उन्हें ब्लोटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है। तो कोलेजन में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो मरीन कोलेजन होता है। बट again there is a choice of a patient कि I do not want to have marine collagen, I want to have vegan collagen. So market में marine collagen भी आ रहा है, vegan collagen भी आ रहा है। अच्छे brands पे आप फोकस करेंगे तो collagens are helpful for hairs also, for skin also. Okay. Collagen मतलब कोलेजन लेना चाहिए। हाँ, एक it's और like चीज पूछूंगा। कि जैसे आप अगर आपने collagen is like a SIP. 30-35 की एज के बाद में अगर आप थोड़ा बहुत कोलेजन लेना शुरू कर दो तो आपका स्किन एकदम से 50s के बाद सैग नहीं करेगा। ओके। अब एक और चीज मैं अभी देख रहा था, मैंने ऑर्डर भी की है, नोन एज हिमालयन सी बकथॉर्न बेरी ब्लू बेरी जूस। मैंने एक्चुअली खोला कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। ये कोई फ्रूट है जो हिमालयंस पे, मतलब व्हाट आई रेड की हिमालय में पाया जाता है, इट्स लाइक अ बेरीज, और इसका जूस जो है दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड योर स्किन। योर स्किन स्टार्ट्स ग्लोइंग विद दिस। सो इज दिस, क्योंकि आजकल मार्केट में इतना कुछ आता है और इतने इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं, सो आई डोंट नो कितना करेक्ट है कितना नहीं है, और बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख देख के खरीद लेते हैं चीजें, लाइक मैंने भी खरीद लिया, बट आई हैव स्टिल नॉट टेकन इट। तो मैंने कहा चलो आपसे पूछता हूँ, ये इज दिस रियली बेनिफिशियल? सर नेचुरोपैथी में तो ये बहुत टाइम से यूज हो रहा है। Okay. अगर आप किसी नेचुरोपैथिक सेंटर पे जाते हो तो सीबकथॉर्न वहां पर दे गिव यू। Okay. सीबकथॉर्न बेसिकली ओमेगा फैटी एसिड रिच है, इट्स एंटीऑक्सीडेंट रिच। Okay. तो आप जितना एंटीऑक्सीडेंट लोगे उतना आपका एंटी एजिंग इफेक्ट आएगा। और इसको जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया इसके बारे में, इसके अच्छे इफेक्ट्स, तो फिर ये एकदम बोन पे आ गया कि एवरीबॉडी वांट्स टू हैव इट। यस, इट हैज गुड इफेक्ट्स, डेफिनेटली इट हैज, इट गिव्स अ गुड ग्लो, मैं आज जाके पीता हूं। यस सर, बिकॉज़ ये कुछ आयुर्वेदिक जो हमारी नेचुरल ओल्ड टाइम से जो आयुर्वेदिक चीजें हैं वो तो उनका तो कोई
सब्स्टिट्यूट है ही नहीं एक्चुअली। ट्रू। तो ये है, और आपका मोरिंगा लीव्स है, ड्रम स्टिक्स हैं, जिसको अगेन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत प्रमोट करते हैं। तो ये सब चीजें हमारे हम बहुत टाइम से हैं, हमें पता अब चल रही हैं। अब चल रही है बिल्कुल। नहीं, वही आजकल इन्फॉर्मेशन जगह पॉडकास्ट के थ्रू इतनी इन्फॉर्मेशन है जो यंगस्टर्स को भी मिल रही है। मेरे ख्याल में मेरे टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी नहीं, जो पढ़ लिया या पेरेंट्स ने बता दिया वही इन्फॉर्मेशन होती थी। तो इसलिए अब जाके धीरे धीरे कई चीजें पता चल रही हैं, लाइक जैसे आपने मोरिंगा का कहा, तो दे आर हाईली बेनिफिशियल। मोरिंगा लीव्स हो गए, या कितने सीड्स लेने चाहिए, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी एंड स्किन। So all these things comes with an information. So I think you have given so much information about skin and all. I think audience को भी बड़ा अच्छा लगा होगा. Most of the questions what I have tried to capture कि क्या क्या लोग पूछते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, I tried to cover them up. फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा हो जो मैं भूल गया हूँ तो आप बता सकते हैं। सर आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। मैंने मोटा मोटा जितने क्वेश्चंस लोग पूछना चाह रहे थे, मैंने सोचा कि वो सारे कवर अप कर लूँ, और आई पोस्टेड दीज क्वेश्चंस टू वेरियस ग्रुप्स। मैंने कहा इसके अलावा किसी को कुछ हो तो भाई बता दो। तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये कन्वर्सेशन, एंड अच्छे से ज़्यादा आपको शायद इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे आपको अपनी स्किन रूटीन रखना है, क्या खाना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, ताकि आप बहुत जल्दी आपको एजिंग ना इम्पैक्ट करे, आपकी स्किन अच्छी दिखे, एंड क्या करना है क्या नहीं करना। वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग इनटू दिस। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगा या कौन सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची जो आप जिसका वेट कर रहे थे। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं इस पॉडकास्ट में पूछना भूल गया हूँ, यू कैन स्टिल टाइप इन दोज क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करूंगा कि मैम को फिर से बुलाएं, एंड वील अगेन हैव दिस कन्वर्सेशन फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन जो मेरे से छूट गए। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस शो, एंड थैंक यू